मध्य प्रदेश कांग्रेस की राजनीति के जाने माने चेहरे छिंदवाड़ा से सांसद कमलनाथ वर्तमान में यूपीए सरकार में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय संभाल रहे हैं। साथ ही डब्ल्यूटीओ जैसे विश्व स्तरीय संगठन में भारतीय किसानों के हक की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत के लिए। स्वागत है कमलनाथ जी सहारा समय में। सबसे पहले कमलनाथ जी, डब्ल्यूटीओ में आप भारतीय किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या भारतीय किसानों का हक मारा जा रहा है? चूंकि ये पूरे देश के किसानों के भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हमारा लक्ष्य है कि विश्व व्यापार संगठन में जो चर्चा है, जो इस सम्मेलन हुआ, कि विश्व व्यापार संगठन में हम चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र जिसके विश्व व्यापार में सबसे ज़्यादा अन्याय है, जो विकसित देश हैं ये सब्सिडी देते हैं, अनुदान देते हैं अपने किसानों को अपने कृषि क्षेत्र में। इससे अगर 20 रुपए का गेहूँ होए तो अगर उनको 5 रुपए सब्सिडी मिलती है, 25 रुपए सब्सिडी मिलती है, तो विश्व व्यापार में इसका मूल्य 15 रुपए हो जाता है। तो हमारे किसान को विश्व व्यापार में मुकाबला करना पड़ता है अमेरिका के किसान से ही नहीं, पर अमेरिका की दी हुई सब्सिडी से, जिससे विश्व व्यापार में विश्व में मूल्य घट जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे किसान को भी मौका मिले विश्व व्यापार में प्रवेश करने का, पर यह तभी संभव है जब इसमें न्याय होए। अगर अमेरिका और बड़े बड़े विकसित देशों के किसानों को ये सब्सिडी समाप्त होए, साथ साथ हम रोक लगाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम उनको मौका दें प्रवेश करने का भारत के कृषि बाजार में। इसमें उनकी जो मांगे हैं कि हम अपने देश के बाजार में प्रवेश करें, भारत के बाजार में प्रवेश करें, ये मैंने अस्वीकार किया, क्योंकि हमारा कृषि क्षेत्र एक नाजुक क्षेत्र है। हमारा किसान को मुकाबला करना पड़ेगा उस सब्सिडी से, और हमारे किसान को मौका नहीं मिलता कि वो विश्व व्यापार में प्रवेश करें, क्योंकि उनका आयात के जो नियम है, आयात का जो कर है, ये बहुत ऊंचा है और उसके ऊपर सब्सिडी है। तो छूट हो विश्व व्यापार में, पर छूट के साथ न्याय भी हो। कमलनाथ जी, परमाणु समझौते के बाद ये सवाल उठ रहे हैं, क्या डब्ल्यूटीओ में भारत अमेरिका के सामने झुकेगा? मैंने तो विश्व व्यापार संगठन में मुकाबला किया, मैंने उनकी बात अस्वीकार करी, नहीं मानी। इससे विश्व व्यापार संगठन का ये सम्मेलन टूट गया। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे हितों की, हमारे देश की हितों की रक्षा करें। एक तरफ परमाणु समझौते में हमने अमेरिका के साथ समझौता किया, क्योंकि वो देश हित की बात थी, बिजली की बात थी, किसान की, उद्योग की, रोजगार की। पर जब अपने देश का अहित होए, हमें तो किसानों को और अपने कृषि क्षेत्र के हितों की रक्षा करनी, और यही हमारा नजरिया था, यही हमारा दृष्टिकोण है, ये हमारा नजरिया बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। चूंकि आप मध्य प्रदेश से राजनीति करते हैं, महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, तो आप इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश के लिए क्या फोकस करेंगे? मैंने ये बात कही कि जैसे सोयाबीन का उदाहरण है, सोयाबीन के आज मूल्य बढ़े, ये मूल्य बढ़े क्योंकि हमारी आयात निर्यात नीति ऐसे बनी कि विदेशों से सोयाबीन का आयात नहीं हो पाया। आज किसान को 2500 रुपये, 2600 रुपये सोयाबीन के मिल रहे हैं। किसान धक्के खाता था 1200 रुपये के लिए। मेरा अपना क्षेत्र सोयाबीन क्षेत्र है। कपास का भाव, मक्का का भाव, ये हमने जो नीतियां बनाई जिससे हमारा कृषि क्षेत्र में कुछ मजबूती आए। हमने कर्जा माफ की नीति बनाई, ये एक शुरुआत है। इस शुरुआत में लाखों किसानों को मध्य प्रदेश में, देश भर में फायदा होगा। ये एक शुरुआत है और इसको हम आगे भी बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश में छोटे, दलित और पिछड़े वर्ग के किसान ज्यादा हैं। आपके डब्ल्यूटीओ समझौते में कहीं न कहीं जब सब्सिडी खत्म करने की बात की जाएगी तो कहीं न कहीं इनको ज्यादा नुकसान होगा। तो क्या आपने कुछ इस विषय में भी कुछ सोचा है? किसी को नुकसान नहीं होगा। जब सब्सिडी खत्म होगी, हमारे किसान को मौका मिलेगा विश्व बाजार में प्रवेश करने का। हमारे किसान के लिए सही मूल्य होंगे, और जब सब्सिडी समाप्त होगी, जो ये अनुदान मिलता है
जैसे कपास में, जब अमेरिका कपास बेचने चलता है, उसका 45% भाव तो अनुदान है जो अमेरिका की गवर्नमेंट देती है। तो अगर 100 रुपए का कपास होए, 45 रुपए उसमें अगर अनुदान होए, वो 65 रुपए में बेच सकता है या 55 रुपए में बेच सकता है। अगर वो 55 रुपए में बेचे, हमारा किसान जिसको कोई अनुदान नहीं मिलता, व्यापार में कोई अनुदान नहीं मिलता, वो कैसे मुकाबला करेगा? अफ्रीका का किसान कैसे मुकाबला करेगा? वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए खबरों के साथ सहारा समय। कमलनाथ जी, एक बड़ा सवाल है। देश की 70% आबादी जो है फार्मर है, किसान है। देश की 70% आबादी का हिस्सा प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से किसानों से जुड़ी हुई है। ये कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा वोट बैंक है। तो जब आप इस समझौते के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक असर काफी बड़ा पड़ेगा। क्या मानते हैं? देखिए, इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है। ये बात मैंने 4 साल पहले कही थी, जब विश्व व्यापार संगठन का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ था। मैंने ये लड़ाई लड़ी थी। मैंने ये लड़ाई अपने कृषि क्षेत्र के लिए और औद्योगिक क्षेत्र के लिए लड़ी थी। जब हांगकांग में सम्मेलन हुआ, मैंने ये बात उठाई। वो सम्मेलन सफल रहे। इस दफा हम अकेले रहे, पर हम दबे नहीं। हम किसी से दबे नहीं। हमारी आवाज बहुत ऊंची रही। हमारे साथ छोटे छोटे विकासशील देश भी जुड़े रहे। तो आज प्रश्न है कि हमारे हितों में क्या है, और इसमें मैंने बड़े साफ हमेशा कहा है कि हम अपना कृषि क्षेत्र से कोई सौदा नहीं कर सकते। कोई विश्व व्यापार संगठन होए, कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता होए, हम भारत में अपने कृषि क्षेत्र, अपने किसान के भविष्य से कोई सौदा नहीं कर पाएंगे। ये बात मैंने स्पष्ट हमेशा टेबल पर रखी है, और जो स्वीकार करना चाहता है करे, जो नहीं स्वीकार करना चाहता, भारत उस समझौते में शामिल नहीं होगा। कमलनाथ जी, बिहार को लेकर एक बड़ा सवाल उठ रहा है। आपके मंत्रालय ने, बिहार में सबसे ज्यादा मक्का होता है और वहां का जो मक्का होता है वो एक्सपोर्ट भी होता है। पिछले दिनों आप एक्सपोर्ट क्वालिटी पे रोक लगा दी गई मक्के को, जिसको लेकर वहां के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। उसका कुछ संशोधन भी किया गया। तो क्या आप इसका कुछ और संशोधन करने का विचार कर रहे हैं? ये 3 महीने के लिए रोक हमने नहीं लगाई थी, ये कृषि मंत्रालय ने लगाई थी। कृषि मंत्रालय ने जो ये रोक लगाई थी, क्योंकि मक्के का भाव बहुत ऊंचा जा रहा था उनके नजरिए में। मैं तो कहता हूं किसानों के लिए ये अच्छा है, और फिर भी हमने इसमें काफी छूट दी है, और ये केवल 2-3 महीने के लिए थी। मुझे पूरा विश्वास है कि कृषि मंत्रालय अगले महीने से इसमें पूरी छूट देगा। WTO समझौते से भारत को क्या फायदा और क्या नुकसान होगा? WTO समझौते से औद्योगिक क्षेत्र में जो हमारे आज उद्योग हैं, जो आज बचपन में हैं, जो आज इन्फेंसी में हैं, जो नए हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होए, हमारी स्कूटर होए, गाड़ियां होए, मोटर होए, ट्रक होए, बस होए, जो आज अपने देश में बढ़ रही है, हमारा पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो कारखाने हैं, इनको हम सुरक्षित रखें, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम इसमें छूट दें। मैंने इसका इनकार किया। हम चाहते हैं कि यूरोप में और विकसित देशों में जहां उनका आयात कर बहुत ज्यादा है, उसको वो घटाएं और उसमें एक सीमा बांधे। मैंने सीमा कही है कि 8% से ज्यादा आप आयात कर नहीं लगा सकते। आज वो 40%, 50% लगाते हैं। उदाहरण के तौर में, अगर हम एक कपास बेचें, उसमें कोई आयात कर नहीं है। अगर हम सूत बेचें, उसमें 3% होगा। अगर हम कपड़ा बेचें, उसमें 5% होगा। अगर हम कमीज बेचें, उसमें 7% आयात कर है। पर अगर हम कोट बेचना चाहें, उसमें 30% है। आपको ये नहीं लगता विकसित राज्य जितने भी इस पूरे WTO में हैं, वो भारत के कहीं ना कहीं खिलाफ उसमें जा रहे हैं? वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और भारत को अपनी मनमानी करने नहीं दे रहे हैं, या भारत की मांगे हैं वो नहीं मान रहे? ये मनमानी का तो मैं विरोध कर रहा हूं, इसीलिए तो ये सम्मेलन फेल हुआ। और ये मनमानी, मैंने कहा है, विश्व व्यापार में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि न्याय होए। ये मनमानी का समय समाप्त हुआ है। आज भारत की आवाज बहुत ऊंची है।
बहुत लंबी आवाज़ है, बहुत ऊंची आवाज़ है। भारत की आवाज़ पूरे हर विकासशील देश में गूंजती है। और हमारे कृषि क्षेत्र में भी हम चाहते हैं कि अगले 5 साल में, 10 साल में हमारा कृषि उत्पाद जो है वह भी विश्व व्यापार में जाए। कि सबसे बड़ा लक्ष्य है कि हमारे किसान को सही मूल्य मिले, सही मूल्य मिले, उचित मूल्य मिले। और ये तभी संभव है कि विश्व में जो ये अनुदान देने की एक परंपरा है ये समाप्त हुई। बार बार ये समय जो बढ़ाया जाता है, अब 2011 तक चला गया है, बार बार ये जो समय 2 या 3 साल का दिया जाता है, कहीं ना कहीं इसको नुकसान नहीं हो रहा है? अब नुकसान हो रहा है पर हमें फायदा भी हो रहा है। हमें फायदा हो रहा है कि हम दब नहीं रहे। जो वो चाहते हैं, जब वो हम कुछ चाहते हैं, हमें देने के लिए वो भी कुछ चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि हम तो देने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम विकासशील देश हैं, हमारी आबादी गरीबी की आबादी है। और आपने जो 100 साल अपना विकास प्रगति का एक रास्ता पकड़ा और आप में आज आर्थिक मजबूती आई, जब हमारा और आपकी तुलना में इतना अंतर है, तो ये एक लेन देन की, इक्वल लेन देन की बात नहीं हो सकती। ये प्रश्न है। ये तो थी भारत के किसानों के हक की लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश, चूंकि मध्य प्रदेश से आप राजनीति करते हैं, कुछ ही समय बाद मध्य प्रदेश में चुनाव है और काफी कुछ केंद्रित है मध्य प्रदेश की कांग्रेस की राजनीति आपके इर्द गिर्द घूमती है। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल आ रहा है, चूंकि 5 साल मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही और पिछले 10 साल आपने राज किया, इस बार क्या प्रमुख मुद्दे आप लेकर जनता के सामने उतरेंगे? बहुत साफ है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत वायदे किए थे। आज जिस प्रकार की अव्यवस्था मध्य प्रदेश में उत्पन्न हुई, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, आज एक छोटे से गांव में जाओ, सबसे पहली शिकायत भ्रष्टाचार की मिलती है, आतंक की मिलती है। किसान किस तरह पीड़ित हुआ कि बिजली का जो आश्वासन दिया था, आज किसान पीड़ित है। और साथ साथ अपना मध्य प्रदेश में कोई निवेश नहीं आया। निवेश वहां आता है, उस प्रदेश में जाता है जहां एक विश्वास होता है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शासन कोई विश्वास नहीं पैदा कर पाई, इसलिए कोई निवेश नहीं किया। आप देखिए तमिलनाडु में, गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्र में कितना निवेश। आपके सामने एक बड़ा सवाल है कि आप चूंकि भारत के उद्योग मंत्री हैं और मध्य प्रदेश से राजनीति करते हैं, वहां की जनता ने कई बार आपको सांसद बनाया, लेकिन मध्य प्रदेश के बिजनेस के हिसाब से देखा जाए कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है मध्य प्रदेश में, कोई बड़ी कंपनी नहीं गई है और ऐसे में बेरोजगार की संभावनाएं वहां बढ़ी हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश की वर्तमान जो बीजेपी सरकार है उसका समन्वय कांग्रेस के साथ या आपके जो है केंद्र सरकार के साथ नहीं है, या कुछ और? समन्वय का प्रश्न नहीं है। कौन सा औद्योगिकरण बिना बिजली के हो सकता है? कौन सा कारखाना बिजली के बगैर हो सकता है? कौन सी मशीन बिना बिजली के चल सकती है? जिस प्रदेश में बिजली ना होए तो कौन सा औद्योगिकरण हो सकता है? और यही मुझे सबसे बड़ा दुख है कि मैं देश का उद्योग मंत्री, और सबको जब मैं इशारा करता हूं मध्य प्रदेश आइए, वो कहते हैं बिजली तो है नहीं, हम क्या आए, और कोई विश्वास नहीं। मध्य प्रदेश ने पिछले चुनाव में उमा भारती जी को सामने किया, एक मुख्यमंत्री, हाँ, कुछ समय बाद बाबूलाल गौर दूसरे मुख्यमंत्री, कुछ समय बाद अपने शिवराज सिंह चौहान जी तीसरे मुख्यमंत्री। अगर 5 साल में 3 मुख्यमंत्री पैदा किए, यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपकी जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो बीजेपी 3 मुद्दों पर चुनाव लड़ी थी, बिजली, पानी और सड़क। और कांग्रेस के पास वर्तमान स्थिति में कोई बड़ा मुद्दा नजर नहीं आ रहा है, तो बीजेपी भी अपने मुख्य मुद्दे से भटकी, अब वो विकास का मुद्दा सामने लाकर जो है जनता के पास जा रही है। लेकिन कांग्रेस अभी भी अपने एजेंडे को साफ नहीं कर रही है, क्या कहेंगे आप? हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम चाहते हैं एक साफ सुथरा प्रशासन, हम चाहते हैं कि अपने प्रदेश में आम जनता को विश्वास होए, निवेश आए। हम चाहते हैं कि हमारे कृषि क्षेत्र में हमने कर्जा माफ किया, ये एक शुरुआत है, ये केंद्र सरकार की नीति थी। आज बिजली, पानी और सड़क पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। कौन सी बिजली है, कौन सा पानी है, और जो सड़क है वो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से ये सड़कें बनी। तो तीसरी जो उनका वचन था, ये तो हमने पूरा किया। पर हमें खुशी है कि हमने अपने केंद्र की योजना से ये सड़कों का जो प्रगति हुई है, ये केंद्र सरकार की नीति से हुई है, भारतीय जनता
पार्टी कुछ भी कहे कि उद्घाटन हम करेंगे, शिलान्यास हम करेंगे, ये इनकी हमेशा आदत है। और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता सरल स्वभाव की है, गरीब है, पर मूर्ख नहीं है। आज जो पिछले 5 साल में मध्य प्रदेश की जनता ने भुगता है, इसका जवाब आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता देगी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए खबरों के साथ सहारा समय पर। आप चूंकि मध्य प्रदेश से सक्रिय राजनीति आप करते हैं, कहीं ना कहीं वहां की जनता आपसे मोहब्बत भी करती है, प्यार करती है, लेकिन जनता का आरोप है और वहां के जो लोकल नेताओं का भी आरोप है कि आप वहां की राजनीति में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। समय आपका दिल्ली या जो है विदेश में ज्यादा रह पाता है। तो ऐसे में उनको कहीं ना कहीं इस बात की जो है मन में कुंठा रहती है कि कमलनाथ जी का समय जो है नहीं मिल पाता है, और मध्य प्रदेश की जनता खास तौर पे आपसे सीधे संपर्क में जुड़ना चाहती है। इसको लेकर आपने कभी अपने मन में कुछ विचार विमर्श सोचा, किया? बहुत कुछ किया है। मैं कभी ये छोटी राजनीति से दूर रहना चाहता हूँ, पर मध्य प्रदेश में मेरा दिल है, मध्य प्रदेश में मेरा दिमाग है, मध्य प्रदेश ही मेरा है, और मध्य प्रदेश से दूर रहने का कभी प्रश्न नहीं। समय की पुकार के अनुसार मध्य प्रदेश से देखेंगे कि मध्य प्रदेश के मैं बहुत करीब हूँ, और मध्य प्रदेश का भविष्य और मेरा भविष्य जुड़ा हुआ है, इसमें कोई अंतर नहीं। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि आने वाला समय ये साबित करेगा। मान लिया जाए कि इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आती है, तो मुख्यमंत्री के तौर पर आपको जिम्मेदारी सौंपी जाती है मध्य प्रदेश की, तो उसको स्वीकार करेंगे क्या आप? अगर मुझे जिम्मेदारी सौंपी जाती है, क्यों नहीं मैं करूंगा, मैं करूंगा। पर मैं कोई रेस में नहीं हूं, मैं कोई मुख्यमंत्री के रेस में नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास यहां जिम्मेदारी है। और सबसे पहले हमारा लक्ष्य है कि हम चुनाव जीतें, हम मध्य प्रदेश की आम जनता से उनका विश्वास हासिल करें। हम ये विश्वास हासिल करेंगे, उसके बाद आगे का फैसला होगा। जाते जाते एक अंतिम सवाल, मध्य प्रदेश के नेताओं में साफ तौर पर एक शिकायत जो है मानी जाती है कि गुटों में बटे हैं नेता, गुटी राजनीति का शिकार हैं, और ऐसे में जनता का भला कम हो पाता है, और कहीं ना कहीं वो कार्यकर्ता भी जो है दोयम दर्जे का हो जाता है, जो कि लंबे अरसे से पार्टी और जो है व्यक्ति की सेवा कर रहा है। तो क्या मानते हैं कहीं ना कहीं गुटों की राजनीति मध्य प्रदेश में हावी है? देखिए, मैं किसी गुट में नहीं हूँ, ना मेरा कोई गुट है। ये स्वाभाविक है कि कोई किसी के ज़्यादा करीब होता है, कोई किसी के कम करीब होता है, ये स्वाभाविक है। ये ऑफिस में होता है, ये हर व्यापार में होता है, ये राजनीति में होता है। ये तो आम एक ऐसी बात है जो होती है। तो जब चुनौती का समय आता है, जब मध्य प्रदेश के भविष्य का प्रश्न आता है, हम सब एक हैं। तो मुझे मैं ये नहीं मानता कि गुटों के कारण वो गुटबाजी किसी कीमत पर है। हम सब इस विषय में एक है कि हम मध्य प्रदेश के विकास के बारे में सोचें, और मध्य प्रदेश को फिर से ऐसी पटरी पर हम वापस रखें ताकि वे राष्ट्र धारा से और मुख्य धारा से जुड़े। ये थे केंद्रीय उद्योग मंत्री कमलनाथ। इनका मानना है कि मध्य प्रदेश में विकास की बातें सभी नेताओं को सोचना चाहिए, गुटी राजनीति से इंकार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सहारा समय से बातचीत करने में। उमाकांत त्रिपाठी, सहारा समय, दिल्ली।